व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में एक और नया चैप्टर नंबर 7 यानी डायरेक्टिंग। तो देखो, मैनेजमेंट के जो 3 फंक्शन से रिलेटेड 3 चैप्टर थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के उसके वीडियोस देख लो। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग को। तो सबसे पहले देखना ये है कि वर्ड एक्चुअल मीन्स डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज कंसर्न्ड विथ, ये कंसर्न्ड होता है विथ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग, गाइड करना, इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना, एंड मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना किसको, टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को, सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखो, 3 फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या सीखा, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। उसके बाद हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने। और उसके बाद स्टाफिंग, तो स्टाफिंग में हमने उन सारे डिपार्टमेंट में स्टाफ को अपॉइंट करा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा स्टाफ काम करेगा। तो यहाँ तक जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग था, इसमें बस हमने ये सीखा कि काम को करना कैसे है। बस हम लोग प्लानिंग ही कर रहे थे, काम अभी हमने शुरू नहीं किया था। लेकिन डायरेक्टिंग में क्या है, अब एक्चुअल में काम शुरू करना है। तो इट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, यानी कि एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना एंड मोटिवेट करना, ताकि वो जो भी अपना एफर्ट्स लगाएं उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव्ड हो जाए। तो देखो, डायरेक्टिंग में भी फोकस कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे। अभी तक जितने भी फंक्शन हमने पढ़ा सब में ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ही फोकस है कि बस इस तरीके से काम करा जाए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव्ड हो जाए। तो डायरेक्टिंग में भी हमने फोकस कहाँ करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे, यानी इस तरीके से एम्प्लॉइज को काम करना होगा कि वो जो भी एफर्ट्स लगाएं उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव्ड हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फीचर्स। तो फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर्स 8 इनिशिएट एक्शन। देखो, अभी हमने सीखा कि डायरेक्टिंग में एक्चुअल में काम करना है। अब यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी है, अब यहाँ पे सोचनी नहीं है कि काम कैसे करना है, अब डायरेक्टली यहाँ पे काम करना है। तो 8 इनिशिएट एक्शन। सेकेंड, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्टिंग में एक वर्ड्स ऐड हो जाता है, मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज के काम को मॉनिटर करना, रेगुलर बेसिस पे वॉच करना कि जो भी उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे भी मॉनिटरिंग हो जाता है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली ये ऊपर से नीचे की ओर, टॉप से बॉटम की ओर फ्लो करेगा कि एक टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग जो हैं वो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो भी मिडिल लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने से नीचे वाले लोगों को। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो लोअर लेवल पे बैठे हुए वो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं, ये फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। एंड इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, काम करना है, किसी भी तरीके से काम करना है, तो ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना है कि काम को कैसे किया जाएगा। तो ये थे गाइस इसके फीचर। आई होप कि फीचर्स क्लियर हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोटिवेशन के साथ कि व्हाट इज एक्चुअली मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन क्या होता है ये हम और आप सबको पता होता है, बट उसको डिफाइन कैसे करना है, इट्स अ मेजर वर्क टू एनी स्टूडेंट्स। तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे मोटिवेशन को, इट इज डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए उसमें इंटरेस्ट जगाना। इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना, आप समझते ही हो। एंड इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय को किसी काम में लगाना, इंगेज करना। इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, यानी इस तरीके से एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना और इंड्यूस करना कि वो अपने परफॉर्मेंस का बेस्ट कैपेसिटी दे सकें, अपने बेस्ट कैपेसिटी पर किसी भी काम को परफॉर्म कर सकें। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मोटिवेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से फोर्सफुली काम करवा लो। किसी से आप फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो, आप किसी को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। वो पर्सन जब तक उसके अंदर से, दिल से आवाज नहीं आएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरे लिए बेनिफिट है, तब तक आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते वो काम करने के लिए। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, ये मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल टर्म है। जब तक कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन
अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, मेरा ही फायदा है, तब तक आप कितना भी मोटिवेट कर लो वो मोटिवेट नहीं होने वाला है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। अब उसके बाद मोटिवेशन का जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो किसके साथ है? नीड्स के साथ। यानी मोटिवेशन डायरेक्टली नीड्स के साथ लिंक्ड होता है। यानी अगर हमारी कुछ नीड्स होगी तो ही मैं काम करूंगा, अगर हमारी कोई नीड्स नहीं है तो फिर मैं काम क्यों करूंगा? तो मोटिवेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ नीड्स। अब यहाँ पे जो मैक्स हमारा थ्योरी है वो है मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो का ऐसा मानना है कि एक ह्यूमन बीइंग्स के 5 नीड्स होते हैं और उस 5 नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग काम करेगा मोटिवेट होकर के। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या क्या ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स हैं। सबसे पहला नीड्स है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल, दिस इज साइकोलॉजिकल एंड दिस इज फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है और फिजियोलॉजिकल नीड्स में ह्यूमंस के जितने भी बेसिक नीड्स हैं वो आ जाते हैं। तो बेसिक नीड्स में क्या क्या आते हैं? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ये 3 बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स को। और उसके बाद इसमें एजुकेशन और हेल्थ भी ऐड हो जाता है, बट मेनली ये 3 होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर किसी भी पर्सन्स को अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है, बेसिक नीड्स को पूरा करना है, काम करना पड़ेगा, बिना काम किए हुए वो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी। अब जब एक बार बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो सेकंड जो नीड आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का वो आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब होता है एक सिक्योर फ्यूचर, कि हर एक पर्सन जिसके बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं वो ये चाहता है कि फ्यूचर में भी ये बेसिक नीड्स उसके पूरे होते रहें, यानी उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में 2 तरह के नीड्स आते हैं। एक आता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब कि हर एक पर्सन फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहना चाहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ जाना चाहता है, इलनेस उसके घर में ना आए, ये वो चाहता है। और जब उसकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि फ्यूचर फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी हर एक पर्सन ये चाहता है कि अगर फ्यूचर में किसी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसके पास वो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो हर एक पर्सन फिजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से फिट रहना चाहता है और ये आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर में। यानी हर एक पर्सन सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है, एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहता है। और जब उसके ये नीड्स पूरे हो जाते हैं तो थर्ड जो नीड्स आता है ह्यूमन का वो है सोशल नीड। सोशल नीड्स का मतलब कि हर एक पर्सन ये चाहता है, हर एक ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि सोसाइटी में उसके कुछ फ्रेंड्स हों, उसके कुछ रिलेटिव्स हों, जिनके साथ वो अपने सारे बातों को शेयर कर सके, जिनसे वो कुछ बात बता सके, जिनसे वो कुछ एडवाइस ले सके, उनके साथ गॉसिप कर सके, उनके साथ चैट कर सके। तो ये सारे नीड्स उसके आ जाते हैं सोशल नीड्स के अंडर में। अब जब एक ह्यूमन बीइंग्स का सोशल नीड्स पूरा हो जाता है तो वो चाहता है नेक्स्ट उसका नीड्स है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होता है कि एक पर्सन अब सोसाइटी से डिग्निटी मांगता है, एक पर्सन सोसाइटी से रिस्पेक्ट मांगता है, वो चाहता है कि सोसाइटी में उसको एक वैल्यू मिले, उसको एक रिस्पेक्ट मिले, उसको एक सोसाइटी के लोग उसका इज्जत करें। तो ये आ जाती है उसके एस्टीम नीड्स के अंदर में। और उसके बाद जो लास्ट नीड होता है एस्टीम नीड्स को पूरा होने के बाद वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या होता है? रीचिंग द गोल ऑफ द लाइफ। रीचिंग द गोल ऑफ द लाइफ, यानी हर एक पर्सन अपने लाइफ के गोल तक पहुंचना चाहता है, ये उसका लास्ट नीड्स होता है। कि जैसे कोई भी पर्सन चाहता है कि अब सारे नीड्स तो उसके पूरे हो गए, तो अब उसका जो टारगेट था कि उसने लाइफ तक कहां पहुंचना है, लाइफ में कहां तक पहुंचना है, वो नीड्स उसका पूरा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये 5 नीड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैस्लो, यानी मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी के अंदर में आ जाता है। ये 5 नीड्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी कोई पर्सन आप मोटिवेट कर पाएंगे या मोटिवेट हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए। अब इसके बाद जो मोटिवेशन का अगला टॉपिक है वो है इंसेंटिव्स। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से अगले टॉपिक की ओर, है वो है इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है इंसेंटिव। इंसेंटिव्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक मॉनेटरी इंसेंटिव्स, एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, या इनको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स या फिर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होता है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब इंसेंटिव्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी जितने भी मनी के टर्म्स में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है? पे एंड अलाउंसेस। अब पे एंड अलाउंसेस आप सब लोग जानते हैं कि पे एंड अलाउंसेस क्या है
कि एक एम्प्लॉइज की सैलरी या फिर वेजेज अगर इनको इंक्रीज कर दिया जाए तो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग। अब यहाँ पे देखो इस तरह से एम्प्लॉय को एक स्कीम प्रोवाइड करा जाता है कि सपोज कंपनी ने अपना टारगेट लिया कि इस साल कंपनी को 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाना है और कंपनी की प्रॉफिट 20 लाख से भी ज़्यादा हो गई, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुई वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा या कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इनको जो सैलरी और वेजेज मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रॉफिट्स में भी इनको शेयर मिलेगा, तो ये और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और अचीवमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाएंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप ये दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट्स में इनको शेयर दिया। को पार्टनरशिप में क्या है कि यहाँ पे इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा, यानी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी इनके साथ आएगा, डिसीजन मेकिंग में भी ये शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये जस्ट एम्प्लॉय ही थे, बस उनको प्रॉफिट में शेयर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो वो एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, यहाँ पे उनको को पार्टनरशिप में ले लिया गया, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग कुछ शेयर्स इनको दे देते हैं और को पार्टनरशिप बना देते हैं। तो ये हो गया को पार्टनरशिप। अब जब इनको को पार्टनरशिप बनाया जाएगा तो ये और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोनस। अब बोनस क्या होता है, वन टाइम बेनिफिट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को उनके अच्छे काम करने पे मिलता है कि अगर एम्प्लॉय को कुछ टारगेट दिया गया और उन्होंने अपना टारगेट अच्छे से पूरा कर लिया तो उनको वन टाइम बेनिफिट्स के रूप में कुछ बोनस दे दिया जाता है। जनरली ये फेस्टिवल्स पे भी मिलता है, दीपावली बोनस या होली बोनस या दशहरा बोनस, ये सारे बोनस तो वन टाइम बेनिफिट होता है। इसके बाद कमीशन। अब कमीशन क्या होता है, जनरली ये उन लोगों को मिलता है जो सेल्स में काम कर रहे होते हैं कि अगर इनको सेल्स टारगेट दिया गया, ये अपना टारगेट पूरा करते हैं तो इनको कमीशन दिया जाएगा कि आप जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो ये सेल्स पे बेस होता है कि एक एम्प्लॉय जितना ज़्यादा सेल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका कमीशन आएगा, तो वो भी मोटिवेटेड रखने के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आता है कि इसमें वो पेंशन आ जाता है या फिर इसमें प्रोविडेंट फंड आ जाता है या फिर इसमें ग्रेचुइटी फंड आ जाता है। तो ये सब ऐसे बेनिफिट हैं जो कि एम्प्लॉयज को रिटायर होने के बाद में मिलते रहते हैं। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद भी मिलते रहेंगे तो उसके लिए एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होगा कि चलो अगर मैं रिटायर कर जाता हूँ उसके बाद भी मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, तो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। उसके बाद लास्ट है परक्विजिट्स या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स होता है एडिशनल बेनिफिट कि जैसे इन सब के अलावा एक एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो हाउस फैसिलिटीज मिल रहे हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है या फिर चिल्ड्रेन एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है, ये सारे बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। और फ्रिंज बेनिफिट यानी एडिशनल बेनिफिट जिनको हम लोग पर्क्स या परक्विजिट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड करते हैं एम्प्लॉय को। तो ये 7 मॉनेटरी बेनिफिट थे जो एम्प्लॉयज को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में 100% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मीन्स इंसेंटिव्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी ये मनी के टर्म्स में नहीं है। तो बेसिकली ये उन लोगों को दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में एक्टिव होते हैं, या फिर जनरली ये उनको दिया जाता है जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। तो टॉप लेवल पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनरली इस लेवल पे हैं, वो पहले से इस लेवल पे है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स ही देता है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो इंसेंटिव्स है वो क्या होता है, स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है एक हाई रैंक देना, एक हाई रैंक का जॉब प्रोवाइड करना। तो ये सारे स्टेटस के कैटेगरी में आता है। स्टेटस का मतलब अगर किसी भी पर्सन को हाई रैंक मिलेगा, एक अच्छा जॉब पोजीशन मिलेगा, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय सेल्फ सेटिस्फाइड होगा और वो अपना काम अच्छे से करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट के लिए अपना 100% एफर्ट्स लगाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे बात होती है रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट,
यानी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की बात होती है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक अच्छा रिलेशनशिप बने रहे, यानी वहाँ पे जहाँ पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है वहाँ पे एक पॉजिटिविटी जनरेट हो जाता है, और जहाँ पॉजिटिविटी जनरेट होता है वहाँ पे हर किसी को काम करना भी अच्छा लगता है और सारे लोग मिलजुल करके अच्छे से काम करते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव्ड हो जाए। तो जितने भी टॉप लेवल पे काम करें वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप हो और सारे लोग मिलजुल करके काम करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैरियर एडवांसमेंट। अब कैरियर एडवांसमेंट का मतलब होता है इनको क्या, कैरियर एडवांसमेंट का मतलब इसमें आ जाएगा प्रमोशन, कि हर एक एम्प्लॉय का अगर टाइम टू टाइम अच्छे काम करने के लिए प्रमोशन हो रहा है तो उस केस में कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा कि चलो वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका एक अच्छा प्रमोशन भी हो रहा है, या फिर कंपनी इस तरीके से, मैनेजमेंट इस तरीके से काम करती है कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, नए नए चीज़ों के बारे में सिखाती है। तो ये सारे कुछ कैरियर एडवांसमेंट के अंडर में आ जाते हैं। उसके बाद आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है न्यू जॉब प्रोवाइड करना, चैलेंजिंग जॉब, चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड करना। अब जैसे अगर एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार करेगा तो वो काफ़ी बोर हो जाएगा और वो मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम लोग एम्प्लॉय को नए नए काम देते हैं, नए नए जॉब देते हैं तो उनको लगेगा कि चलो ये कुछ अच्छा काम है, इसमें कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो वो उसको एज अ चैलेंज पूरा करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि कुछ नया करने पर कुछ मेरे साथ भी नया होगा। तो ये जॉब एनरिचमेंट भी एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। उसके बाद जॉब सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉई को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि आपका जॉब परमानेंट है, आपका जॉब जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती रहेगी। क्योंकि जब तक आप उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं दोगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा और उसका जो मन है वो किसी काम में नहीं लगने वाला है। बट अगर आप उसको यहाँ पे सिक्योरिटी दे देते हो कि आपका जॉब परमानेंट है तो वो मेंटली सेटिस्फाइड होगा और अपना 100% एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में लगाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड करता है। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या होता है कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना कि जब भी कोई एम्प्लॉय काम करे तो उसको एक रिस्पेक्ट मिले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपने टॉप लेवल एम्प्लॉयज की तरफ से, तब भी जाकर के वो काम अच्छे से करेगा। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, तो ये सारे कुछ आ जाते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के अंडर में, यानी एक अच्छा रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना किसी भी एम्प्लॉयज को। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो भी डिसीजंस मेकिंग है उस डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, कि जो भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे रिगार्डिंग द पार्टिसिपेट करना, कि जो भी डिसीजंस मेकिंग है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय या रिगार्डिंग द वर्कर, वो डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉय से, वर्कर से पूछ के किया जाए तो उनको भी लगेगा कि चलो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो हमारे फेवर में, हमसे पूछ के लिया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और अपना 100% एफर्ट लगा देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। तो ये द गाइड इंसेंटिव्स विच हेल्प्स टू मोटिवेटेड द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आई होप कि ये सारा इंसेंटिव्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद जो इसके पहले हमने टॉपिक करा वो भी अच्छे से क्लियर है। तो आज इस चैप्टर्स का नोट बनाना स्टार्ट कर दो। आज इस चैप्टर्स के 2 पार्ट्स हमने कवर किए, बाकी के पार्ट जो है मैं कल के वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा और 1 से 2 वीडियो और आएगी, इसके बाद ये चैप्टर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो आज इसका नोट्स बना लो और आज से ही इसका रिवीजन भी करना शुरू कर दो। आई होप कि आपका ये सारा कुछ क्लियर है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।